हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 9th फिज़िक्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज सभी टॉपिक्स को डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में अगर आपको कोई और सुधार के लिए सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए कि क्लास 9th की जो फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स हैं वो अब जो चैप्टर हैं वो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड। ठीक है, तो हम जो शुरुआत करेंगे वो मोशन वाला चैप्टर है, उससे हम अपनी शुरुआत करेंगे। चैप्टर 1 है मोशन और इसमें हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन टर्म्स को पढ़ेंगे, रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। देखिए, मोस्टली जो चैप्टर्स हैं क्लास 9th में वो फिज़िक्स की ब्रांच मैकेनिक्स से रिलेटेड है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। मैकेनिक्स क्या है? देखिए, फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को, उन बॉडीज़ को स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट और मोशन की पोजीशन में होती है। अब इस ब्रांच को आगे जो है डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि स्टैटिक्स, डायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स। ठीक है, तो आपके 9th के लेवल पे हमने पीडीएफ में दो ब्रांचेज इसकी दिखाई है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। देखिए, स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है स्थिर। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में हो। तो मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट की पोजीशन में हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स। ठीक है, मीडियम में पढ़ सकते हैं, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक्स। अब सेकंड आ जाता है डायनेमिक्स। देखिए, डायनेमिक्स वर्ड का जो रिलेशन है वो मोशन से है, तो यहाँ से हम क्लियर समझ सकते हैं कि ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स की जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करें जो कि मोशन में हो, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं डायनेमिक्स। ठीक, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स। तो ये आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब रेस्ट और मोशन को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि कोई बॉय क्लासरूम में बैठा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट की पोजीशन में। एक ट्री ग्राउंड पर है तो ये किसकी पोजीशन हुई? रेस्ट की पोजीशन में। आगे हम इसको डिफाइन भी करेंगे, ठीक है, कि कब हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट की पोजीशन में कहेंगे और कब हम किसी ऑब्जेक्ट को पोजीशन में कहेंगे। यहाँ जो आगे है कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि बस मूविंग ऑन द रोड, एक मोशन है। बोट सेलिंग ऑन द वाटर, मोशन है। कोई कार है वो रोड पर मूव कर रही है तो ये मोशन की पोजीशन हुई। इन सभी एग्जाम्पल्स को हम डायग्राम्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे पिक्चर है ए, तो वहाँ पे एक बच्चा है पढ़ाई कर रहा है बैठकर, तो ये रेस्ट की पोजीशन है। ठीक है, फिर बी जो पिक्चर है उसमें एक ट्री जो खड़ा हुआ है, तो ये क्या है? रेस्ट की पोजीशन है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ स्क्रीन को। उसके बाद ए मैन इज स्लीपिंग, तो ये भी क्या है? रेस्ट की पोजीशन है। ठीक है, इसी तरीके से बोट इज सेलिंग, तो वो क्या है? मोशन की पोजीशन है। ए बस इज मूविंग, ये क्या है? मोशन की पोजीशन है। तो इस तरीके से आप रेस्ट और मोशन की जो पोजीशंस होती हैं डिफरेंट बॉडीज़ की, उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ गए होंगे। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में है या मोशन में है उसके लिए डिफाइन किस तरीके से करेंगे?
तो देखिए, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट की पोजीशन में तब कहेंगे जब वो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रही हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कहीं चेयर पे बैठे हुए हैं और आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स भी आप वहीं पर बैठे हुए हैं, तो आप रेस्ट की पोजीशन में कहे जाएंगे। इसका एक और दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप बस में जो है ट्रेवल कर रहे हैं, तो जिस सीट पर आप बैठे हुए हैं 2 आवर्स या 3 आवर्स बाद भी आप उसी सीट पर अगर बैठे हुए हैं, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में आपने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो आप रेस्ट की पोजीशन में कहे जाएंगे। यानी ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अपने चारों तरफ का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं तो आप रेस्ट की पोजीशन में कहे जाएंगे। इसके लिए हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, ए बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल रिमेन्स ऑन द टेबल वी से दैट द बुक इज एट रेस्ट। कोई बुक है और वो टेबल पे रखी हुई है, तो वो जब तक कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि बुक इज एट रेस्ट। ओके, अब इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि मोशन की पोजीशन क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन की पोजीशन में कब कहेंगे, जैसे कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। अब देखिए, यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती है तो हम उसको मोशन की पोजीशन में कहते हैं। जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था बस वाला, उसमें कोई पैसेंजर अंदर बस के अंदर बैठा हुआ है और बस के बाहर सड़क के किनारे कोई आदमी दूसरा खड़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बस के अंदर पैसेंजर है वो मोशन में होगा। क्लियर? लेकिन बस के अंदर जो बाकी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनके रेस्पेक्ट में वो पहले वाला जो पैसेंजर है वो रेस्ट में ही होगा। तो रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स भी होते हैं, इसको भी हम और आगे जा करके समझेंगे। हो सकता है कि किसी के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और किसी दूसरे के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में हो। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिया हमने मोशन से रिलेटेड, ए कार मूविंग ऑन द रोड इज सेड टू बी इन मोशन। कोई कार है मूव कर रही है रोड पे, तो हम क्या कह देते हैं कि वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग या टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। अभी वो यहाँ है, फिर वो थोड़े टाइम बाद किसी और प्लेस पे पहुँच जाएगी, तो इस तरीके से वो क्या है, मोशन में है। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। देखिए, जैसे कि मैं बताया है आपको कि बस में अगर हम बैठे हुए हैं और ट्रेवल कर रहे हैं तो एक पैसेंजर के अकॉर्डिंग दूसरे पैसेंजर रेस्ट में होगा। क्यों? क्योंकि सभी अपनी सीट पर एक फिक्स प्लेस पर बैठे हुए हैं। आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स बाद भी वो वहीं पर बैठे हुए होंगे। लेकिन अगर कोई बाहर खड़ा है, बस के बाहर कोई सड़क के किनारे खड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बस के साथ साथ हम भी मोशन में होंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम अपनी अर्थ का एग्जाम्पल ले लें। अर्थ जो है कंटिन्यूसली क्या है, मोशन में होती है, बट अर्थ पर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स हमको क्या लगती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमको क्या लगती हैं, कभी कभी रेस्ट में लगती है। लेकिन जब पूरी कंप्लीट अर्थ ही मोशन में है तो अर्थ पर प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट क्या होगी, मोशन में होगी। तो इसीलिए बोला गया है देयर इज नो बॉडी इन द फिजिकल वर्ल्ड दैट इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। फिजिकल वर्ल्ड में कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है ही नहीं जो एब्सोल्यूट रेस्ट में जिसे हम कह सकें। ओके, तो अगर कोई बॉडी एक सिचुएशन में रेस्ट में है तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी सिचुएशन में मोशन में हो। जैसे कि जो सड़क के किनारे हमने देखा होगा ट्री लगे हुए होते हैं, पेड़ होते हैं, तो जब हम किसी बस में बैठकर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो जो पेड़ हैं वो हमको मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो बाहर ट्रीज हैं वो हमको मोशन में दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन जो सड़क पे कोई आदमी होगा उसको ट्रीज कैसे दिखाई देंगे,
रेस्ट की पोजीशन में दिखाई देंगे। तो किसी एक सिचुएशन में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकती है, दूसरी सिचुएशन में वही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकती है। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया था बस का, तो सेम उसी तरीके का एक एग्जाम्पल है, ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग कार। ठीक है, कोई आदमी जो है एक मूविंग कार में बैठा हुआ है और वो रेस्ट की पोजीशन में है विद रेस्पेक्ट टू द सीट। सीट अपने प्लेस पे फिक्स है, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या हुआ, पर्सन रेस्ट की पोजीशन में हुआ। एंड फेलो पैसेंजर्स, बट देखिए जो कार के अंदर बैठे हुए होंगे दूसरे पैसेंजर्स, उनके रेस्पेक्ट में भी क्या होगा, वो रेस्ट की पोजीशन में होगा, क्योंकि वे आफ्टर 2 आवर्स या 1 आवर्स बाद भी उसी सीट पर उसको बैठा हुआ देखते हैं। बट ही इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द व्हीकल्स लाइक माइलस्टोन्स एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ हम क्या समझे कि कार के बाहर आउटसाइड जो भी व्हीकल्स होंगे, जो भी लोग होंगे, वो क्या देखेंगे, कार समेत जो ड्राइवर है या कार के अंदर जो पैसेंजर्स हैं वे सभी मोशन में होंगे। ये बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम समझ जाएं कि क्वांटिटी क्या है। देखिए, अगर हमको लेंथ मेज़र करनी हो, ठीक है, तो लेंथ को मेज़र हम यूनिट में करते हैं, लेकिन लेंथ है कितनी, उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो लेंथ ही खुद एक क्वांटिटी हो जाती है वहाँ पर। क्वांटिटी मीन्स मात्रा। हमारे सामने दो लाइन खींच दी जाए, ठीक है, और उनमें से पूछा जाए कि कौन सी लाइन जो है ज़्यादा लॉन्ग है, तो हम यूनिट की हेल्प लेते हैं कि लेंथ की यूनिट मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर। ठीक है, तो उस क्वांटिटी की क्वालिटी कितनी है उसको मेजर करते हैं हम यूनिट में। ओके, जैसे कि क्वांटिटी क्या हो जाती है, जो वॉल्यूम है, एरिया है, लेंथ है, टाइम है, ये सभी क्या है, क्वांटिटीज है। तो फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, इसमें सबसे पहले आ जाती है स्केलर क्वांटिटीज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अदिश राशियाँ। अदिश से हमें पता चला है विच हैव नो डायरेक्शन, इसकी कोई दिशा ही ना हो। ठीक है, यानी द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ए मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है, देखिए मैग्नीट्यूड होता है किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू। जैसे कि हम कोई मैथमेटिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो हम बोलते हैं एक्स की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 3 है। तो ये सभी क्या होते हैं, वैल्यूज ही क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन उनकी ना हो, कोई दिशा ना हो। जैसे कि टाइम है, और टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जैसे टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स, टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इस तरीके से ऐसी क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड। इसको हम एक बेसिक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई स्टूडेंट है, बहुत मेहनत कर रहा है, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है, बट उसको ये मालूम नहीं है कि वो पढ़ाई किस लिए कर रहा है, उसका पर्पज़ क्या है। ठीक है, वो उसको क्लियर नहीं है, बस वो मेहनत कर रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो है बट नो डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि मास। ठीक है, मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेंथ वो भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी विच हैव नो डायरेक्शन। देखिए, जो लेंथ है, मास है, इन सब की जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यूज है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा टाइम है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो इनमें डिस्टेंस इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा, इसको हम आगे जा करके समझेंगे। डेंसिटी है, वर्क भी हम आगे समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है भी। टेम्परेचर है, चार्ज है, तो ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। टेम्परेचर भी हम मेजर करते हैं, उसमें क्या होता है, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, फिर केल्विन में मेजरमेंट हम लेते हैं।
चार्ज है, चार्ज भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि उसका भी मैग्नीट्यूड होता है 3 कूलम 2 कूलम, इस तरीके से। आपको क्लियर समझ आ गया होगा। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की वैल्यू -30 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस में भी हो जाती है वैल्यू, प्लस में भी वैल्यू हो सकती है। इसके अलावा जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनको हम मैथमेटिक्स के बेसिक लॉज अप्लाई करके उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 रोप्स हैं, 3 रस्सियाँ हैं, और जो एक रस्सी है उसकी लेंथ है 3 मीटर, दूसरी रस्सी है उसकी लेंथ है 4 मीटर, तीसरी रस्सी है उसकी लेंथ है 5 मीटर। तो इस तरीके से हम मैथमेटिक्स का जो बेसिक लॉ है 3 + 4 + 5, इस तरीके से ऐड करके हम जो टोटल लेंथ है तीनों रस्सियों की वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है दे कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। इसके बाद क्या आ जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है सदिश राशियाँ। सदिश से ही हमें पता चला है जिनमें डायरेक्शन हो, विच हैव डायरेक्शन, विच हैव मैग्नीट्यूड। द फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनकी कोई वैल्यू भी हो और साथ ही सॉरी फॉर डैट, बीच में कॉल आ गया था। तो हम बात कर रहे थे वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ विच पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, जिनमें कि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि हम अपने किसी प्लेस से 3 किलोमीटर दूर कहीं गए और वापस 3 किलोमीटर ही आ गए, यानी कि हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चले और फिर वापस आए, यानी कि -3। तो इस तरीके से हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। हम अपने प्लेस से कितना हटे, 0, क्योंकि जिस प्लेस से चले थे वापस वहीं पे आ गए। तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनकी वैल्यू डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड होती है। इन सभी क्वांटिटीज़ को हम आगे इनकी डेफिनेशंस और इनको डीपली अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनमें डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, मोमेंटम, एटसेट्रा। लेकिन इनकी वैल्यूज़ को हम जो बेसिक लॉज होते हैं मैथमेटिक्स की उनको अप्लाई करके फाइंड नहीं कर सकते। इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा को अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वो सब अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देख रहे होंगे कि ये जो हेड ऑफ रो का सिंबल यूज़ किया हुआ है, ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसके ऊपर ये हेड ऑफ रो, ये जो तीर का निशान आप देख रहे हैं, इसको लगा करके वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या बताया, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। दे आर added, subtracted and multiplied according to the rules of वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, ये वेक्टर अलजेब्रा अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक्स क्लियरली समझ में आए होंगे बाय PDF। चाहे तो आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, और आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। ठीक है, अगर और भी पसंद आए, और भी क्लासेस से रिलेटेड मैं वीडियोस आपको दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।